चले। तो देखो आज अपन इसके अंदर बात करते हैं। अपने को जो अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर oogenesis पढ़ लिया, फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ लिया था, कैसे कॉर्पस लुटियम या फिर अपन ने पढ़ा था कि ओवम कैसे रिलीज होता है, सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब उसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर कुछ एक फीडबैक मैकेनिज्म आता है, हॉर्मोन्स की भी अपन क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हॉर्मोन्स ऑफ हॉर्मोन्स यूज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब होता क्या चीज है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको समझो। देखो अगर अपन ये बात करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरीके का रिप्रोडक्टिव साइकिल है। अब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट फीमेल जो होती है, प्राइमेट फीमेल का मतलब मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन फीमेल हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है ऑब्जर्व होता है। एक नॉन प्राइमेट जो होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर एक साइकिल चलता है, उसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। अब ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्क क्या है? दोनों साइक्लिक चेंज है, हार्मोन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन ये बात करते हैं तो ये आप अगर फीमेल की अगर अपन बात करें तो प्यूबर्टी जब आती है उसके कुछ समय के अंदर क्या होता है, ये अपीयर होता है। और ये उसके अंदर अपन ये बात करें प्यूबर्टी से लेकर के जब तक वो अपन ये बोलते हैं कि मेन्यूपॉज नहीं आ जाता तब तक क्या होता है, चलता है। लेकिन ईस्टर साइकिल की अगर अपन बात करते हैं तो ये कुछ किसी एनिमल के अंदर सीजनल होता है। जैसे कि अपन एक सिंपल सी अपन बात करते हैं कि जैसे भैंस की अपन बात करते हैं, गाय की अपन बात करते हैं, तो जिनके पास में भी गाय भैंसे होती है तो वो बोलती है कि ब्याह गई है वो, क्या है, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। सीजन होता है हर चीज का। जैसे डॉग की अगर अपन बात करते हैं तो ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, इनके अंदर पर्टिकुलर सीजन होता है। तो जो सीजनल साइकिल होता है यानी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके के साइकिल जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जो साइकिल चल रहा है वो ईस्टर साइकिल है। ठीक है, जो कि आप जब एनिमल की स्टडी करते हो तब पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोगों ने जब अपने एनिमल्स वेटनरी पढ़ी थी तब हमारे को ईस्टर साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमको नहीं पढ़ाते क्योंकि हमारे वो काम का नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ह्यूमन, यानी जब आप एमबीबीएस में जाओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, तब आप बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। फिजियोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अंदर आपको ये चीज सिखाई जाएगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, अपने बॉडी के बारे में सब कुछ बताए। तो अपन वो सारी चीजें, मतलब अपन उस लेवल तक नहीं जाएंगे, लेकिन अपने जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो भी अपन ने oogenesis फॉलिकुलोजेनेसिस में पढ़ा है, ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, हर चीज को कंसाइज करेंगे। तो अपने को क्या है कि अपना जो तंत्रिका तंत्र है उसको अपने को रखना है, ठीक है ना, कि ग्रे मैटर अपना बजे ना या फिर जले ना उसके अंदर। तो उस हिसाब से अपन चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर अपने सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब अपन बात करते हैं तो कुछ की पॉइंट है। सबसे पहला, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि हमको अकर इन प्राइमेट फीमेल। तो जो प्राइमेट फीमेल जो होती है उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, ये आपको चलता हुआ दिखाई देता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर अपन ये बात करते हैं कि प्राइमेट फीमेल के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे कि मान लो मंकी हो गए, ठीक है, एप्स हो गए और ह्यूमन फीमेल हो गई, ठीक है, सेक्टर, इनके अंदर हमारे को ऑब्जर्व होता है। अब अगर अपन इसके ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, ड्यूरेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी है इसका, तो अप्रोक्सीमेटली अपन ये बोलते हैं कि ये जो होता है, ठीक है, कहा जाता है कि 28 से 29 दिन का क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन ये बात करें इसको कि कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर कुछ दिन कम कुछ दिन ज्यादा ऐसे भी अपने को ऑब्जर्व होते हैं। तो 28 प्लस माइनस 4, या तो 4 दिन, अपन ये बोलेंगे 4 दिन का कम का साइकिल हो सकता है, किसी के 4 दिन का ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन उसके हार्मोन रेगुलेशन, उसका बॉडी की फिजियोलॉजी किस तरीके की। इतनी बात समझ में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, स्टार्टेड एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी का अपीयरेंस होता है यानी प्यूबर्टी का अराइवल होता है, उस समय पे अराइवल का मतलब होता है कि भाई मान लो आज रात को 13th, मतलब अपन ये बात कर रहे हैं उसकी जो जीएनआरएस जो था वो पूरी तरीके से पहले, जब अपन बोलते हैं प्यूबर्टी से पहले बिल्कुल ही नहीं होता।
FSH तो कतई ही नहीं होता, बिल्कुल ही एब्सेंट है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें ये एक पूरा का पूरा क्या है, पीरियड है। तभी हम बोलते हैं अराइवल। अराइवल का मतलब ये हो सकता है कि इसके अंदर अपन ये बात कर सकते हैं कि भाई आज प्यूबर्टी नहीं आई है, ये प्यूबर्टी के कुछ फेजेस होते हैं। जैसे कि अगर अपन ये बात करें फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के जो फेजेस होते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, पिच जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप होना, तो कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो आते हैं वो एक हर फीमेल के अंदर ऑब्जर्व होते हैं अपने, अगर अपन ये बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के अराइवल के दौरान, तो प्यूबर्टी के समय पे आता है। तो वो फेज जिसके अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली बार चलता है उसको अपन बोलते हैं मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। और अगर अपन ये बात करें इसके अंदर जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली अपन ये बोलते हैं सस्पेंडेड हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप जो होता है, स्टॉप्स एट एज ऑफ 50, मतलब 50 साल की एज के अराउंड जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। उस फेज को अपन ये बोलते हैं मेन्यूपॉज, ठीक है भाई। तो दो फेज होता है, एक होता है मेनार्क और एक होता है हमारे पास में मेन्यूपॉज होता है, ठीक है भाई। तो प्यूबर्टी के समय पे क्या आएगा, मेनार्क आएगा, और जो अपन ये बात करते हैं इसके अंदर जो पूरी तरीके से बंद हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन्यूपॉज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो इन दोनों के बीच का जो फेज होता है, इन दोनों के फेज के अंदर क्या होते हैं, इसकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है किसी फीमेल की, उसके अंदर डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट के साथ साथ में वो प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए भी कैपेबल हो जाती है, और बहुत सारी चीजें जो होती है इस फेजेस के दौरान पे चलती। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अपने को कि ये जो फेजेस होता है कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। तो ये प्राइमेट फीमेल, और एक नोट लगा करके पॉइंट लिख लेना इसके अंदर कि जो नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं, फीमेल जो होती है उसमें एक साइकिल चलता है जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की अगर अपन बात करें, काउ, बफेलो, ठीक है, गोट, शीप, डॉग, ठीक है, कैमल, एक्सेट्रा, ये जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उनके अंदर जो साइकिल चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास में ईस्ट्रस साइकिल के अपन ये बात करते हैं। अब ईस्ट्रस साइकिल की जब अपन ये बात करते हैं तो उसके अंदर अपन ये बात करें कि यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स काम आते हैं। पहले अपने को हार्मोन समझना है, फीडबैक मैकेनिज्म समझना है, हर चीज अपन स्टेप बाय स्टेप, इतनी बात समझ में। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से और यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ये सबको पता ही होता है कि। तो कुल मिलाकर के हम ये बात करते हैं कि भाई जो हर फीमेल के अंदर अगर अपन ये बात करें, नॉर्मल फेज के अंदर हर साल के अंदर 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो अगर अपन एक क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एक फीमेल है और फीमेल के अंदर जो अपन ये बात करते हैं अराइवल ऑफ प्यूबर्टी, जो है प्यूबर्टी कब आई है, अगर अपन ये बात करें 13 ईयर ऑफ एज, ठीक है, एज पाई है। अब इसी फीमेल के अंदर जो मेन्योपॉज जो है, ठीक है ना, वो होता है एट एज ऑफ 50 ईयर। 50 साल की उम्र के अंदर क्या होता है इसके अंदर जो मेन्योपॉज आता है। तो आपको यह बताना है कि इसके अंदर इससे इधर से लेकर के इधर तक, मेन्योपॉज से मेनार्क से लेकर के मेन्योपॉज तक कितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। तो अगर अपन ये बात करें हाउ मैनी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर, ठीक है, हाउ मैनी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर, बताओ भाई कितने चलेगा, कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे मेनार्क से लेकर के मेन्योपॉज तक। मैंने आपको ड्यूरेशन दे दिया 13 से लेकर के 50, कितने चले, 444। तो अब सिंपल है, निकाल लो। जैसे कि अगर अपन बात करें कि अगर मान लो कि अपन ये 50 मान लो कि इसकी एज जो है वो क्या है, मेन्योपॉज की है, ठीक है, मेन्योपॉज की है, इसमें से माइनस कर दो 13, यानी 13 से पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल नहीं रहा था। तो इसमें से गए तो कितने हो गए अपने पास में, 38 या 37 है, 50, 37,
तो 37 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 12 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आता है? 4 4 4 4, यही आता है। ठीक है, तो 444 करीब करीब क्या चलेंगे उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे। अब 444 मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं तो सेकेंडरी oocyte कितने निकलेंगे? 444। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर अपन यहां पे एडिशनली अगर अपन बात करें इन पूरे के पूरे पीरियड के अंदर सेकेंडरी oocyte का नंबर जो होगा वो कितना होगा? 444। अपन अप्रोक्सीमेटली इसको मान लेते हैं 450। किसी के अंदर मान लो प्यूबर्टी पहले भी आ सकती है, किसी के अंदर बाद में भी आ सकती है, इसके अंदर भी अपन मान लेते हैं 450 के आसपास में। अब अगर आपसे ये पूछे कि पोलर बॉडी कितनी बनती है, ठीक है ना, पोलर बॉडी कितनी बनती है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलर बॉडी बनेगी। क्यों? क्योंकि मियोसिस अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अपन बोल रहे हैं, oogenesis कंप्लीट नहीं बोल रहे, हम सिर्फ नॉर्मल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो कितना बनेगा? यही मान लो 450 बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब अगर आपसे ये पूछ लूं कि मैं इसमें सेकेंडरी oocyte कितने बनेंगे, सॉरी सेकेंडरी oocyte क्या प्राइमरी oocyte कितने बनेंगे, तो जितने सेकेंडरी oocyte है उतने ही कितने बनेंगे? प्राइमरी oocyte। इतनी बात समझ में आई? ये जो कुछ तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब मान लो कि इसी सवाल के अंदर ये पूछ लिया गया कि इसी फीमेल के दो बच्चे भी हैं, दो बच्चे भी हैं, तो दो बच्चे हैं, तो इसका मतलब आप समझे क्या मतलब हो गया? 9 मंथ के लिए अपन ये बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, तो 18 महीने इनमें से माइनस कर दो। तो जैसे ही 18 महीने माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर किस तरीके, तो इस तरीके से क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी? तो ये कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन होता है वो चीज। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं, इसके कुछ हॉर्मोन्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स, ठीक है, इस साल भी हार्मोन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, तो हार्मोन्स को अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स की अगर अपन बात करें तो खास करके यहां पे 4 हार्मोन काम में आते हैं। ठीक है, एक पहला है ईस्ट्रोजन, ठीक है, एक है इसमें प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन, और फोर्थ है इनहिबिन। ये इनहिबिन अपन ने उसमें भी पढ़ा था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था वहां पे पढ़ा था। तो ये इनहिबिन का काम नाम से ही समझ में आता है, इनहिबिट करने का काम होता है। ठीक है, तो अब अपन पहले सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि सोर्स कहां से रिलीज होता है ये। ठीक है ना, तो सोर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसका, सोर्स। ठीक है, तो अगर अपन ईस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें तो ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या क्या होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ रखा था थीका इंटरना। ठीक है, थीका इंटरना के साथ साथ में कौन सा होता है? ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है। साथ ही साथ में अगर अपन ये बात करें, ये प्लेसेंटा से भी क्या होता है? रिलीज होता है। और साथ ही साथ में हमने ये बात करी थी कॉर्पस ल्यूटियम से भी क्या होता है? ये अपने इंक्रीज होता है। ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या क्या हो गया हमारे पास में? ये 4 सोर्स हो गए। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करें तो ये मेनली कहां से रिलीज होता है? शुरुआत में कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, दूसरा अगर अपन ये बात करें, ये रिलीज होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, रिलैक्सिन से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, रिलैक्सिन से क्वेश्चन ये पूछ रखा था कि कहां से रिलीज होता है, तो ये ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है ना, ओवेरी से रिलीज होता है। और ओवेरी में भी अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, और साथ ही साथ ये रिलैक्सिन रिलीज होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ओवरी से रिलीज होता है और प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है एक समय बाद में अपन ये बोलते हैं जैसे ही प्लेसेंटा पूरी तरीके से डेवलप होती है उसके उसके अंदर से हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो सारा का सारा काम कौन ले लेती है? प्लेसेंटा ले लेती है, क्योंकि प्लेसेंटा सीधी सी बात है नरिशमेंट देगी, सब कुछ देगी ये चीज। इनिबिन की अगर अपन ये बात करते हैं तो इनिबिन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। ग्रेन्युलोसा सेल्स भी रिलीज करती है, और साथ ही साथ में
प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। सोर्स समझ में आया? सोर्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना। देखो एक चीज कॉमन है, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा कॉमन है, तो जब अपन प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो वहां पे पूछा जाएगा कि प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन कौन से, ये चार का नाम तो ध्यान ही रखना, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या? अब ये याद रखने का तरीका है, आपको याद रखने मतलब इसकी जो ट्रिक होती है, इसकी एक ट्रिक बना रखी है, ठीक है, वो है RIPE, राइप। राइप का मतलब होता है फूटना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, समझते हो? राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या होता है कि जब फ्रूट जो होता है एक तरीके से पूरी तरीके से पक जाता है तो टूट जाता है, ठीक है ना, राइपनिंग हो गया, सड़ने लग जाता है, या फिर अपन ये बोलते हैं पक गया है पूरी तरीके से। तो आर से क्या होता है इसके अंदर? रिलैक्सिन। आई से क्या होता है इसके अंदर? इनिबिन। टी से क्या होता है इसके अंदर? प्रोजेस्टेरॉन। और ई से क्या होता है? ईस्ट्रोजन। अच्छा मेरे को ये बताओ कि फूटेगी क्या? ओवरी फूटेगी यहाँ पे, तो वहां पे क्या फूटता है? अगर अपन ये बात करते हैं तो प्लांट के अंदर अपन ये अलग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइपनिंग होती किसकी है? अगर अपन ये बात करते हैं, राइपनिंग जो होती है, ठीक है, राइपनिंग ऑफ ओवेरी होती है। यानी अगर अपन ये बात करें तो ओवरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? वो होते हैं चार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सभी के सभी क्या थीका इंटरना ओवरी के अंदर पाया जाता है, ग्रेन्युलोसा सेल ओवरी के अंदर पाया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर पाया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर पाया जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेन्युलोसा सेल ओवरी के अंदर। तो प्लेसेंटा और ओवरी, तो इनमें से जो सबसे पहले, प्लेसेंटा तो बाद में बनती है, सबसे पहले हार्मोन कहां से आते हैं? ओवरी से आते हैं। और याद रखने का ट्रिक क्या हो गया? राइप, ठीक है ना, राइप का मतलब समझ गए होंगे। तो ये चीज होता है अपने पास में, इसको ध्यान रखना, ये चार हार्मोन होते हैं। अब इसके अपन फंक्शन की अपन बात करते हैं कि फंक्शन क्या क्या चीज होते हैं इसके, ठीक है। अब देखो ईस्ट्रोजन की अगर फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका मेन फंक्शन जो होता है, ये क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम की सेल्स होती है उसके साइज को, उसके नंबर को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक टर्म लिखी जाती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है सेल का नंबर इंक्रीज करना, ठीक है, सेल का नंबर। सेल के नंबर के साथ साथ में उसकी ग्रोथ भी कराता है, तो ये क्या करवाता है? हम ये बोलते हैं एंडोमेट्रियम की सेल की हाइपरट्रॉफी, एंडोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज इंक्रीज करना। क्या इतनी बात समझ में आई? एक ये करवाता है हाइपरप्लेसिया और एक ये करवाता है अपने अपन ये बात करते हैं हाइपरट्रॉफी। दूसरी चीज अगर अपन ये बात करते हैं कि ये कुल मिलाकर के इनका सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? एंडोमेट्रियम की इंक्रीज। तो ये अपन ये बात करते हैं कि यहां पे तीसरा फंक्शन लिख लो, एंडोमेट्रियल थिकनेस इंक्रीज कराता है, रियल थिकनेस इंक्रीज कराता है, ठीक है। और हम ये बात करें कि यहां पे जो अपने पास में सेल्स होती है, एक फंक्शन में यहां लिख देता हूं कि एक अपने पास में यहां पे लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस और एक अपन बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। जैसे मान लो कि ये यूट्रस की ऊपर वाली दीवार है, ये साइड वाली दीवार है, ये साइड वाली, तो एंडोमेट अपन बात करते हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो लेयर है इसको अपन बोलेंगे बेसिलिस, नाम से समझ में आता है बेस के ऊपर प्रेजेंट है, तल के ऊपर। इसी के ऊपर कौन होगी? स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जो फंक्शन करने का काम करेगी। तो ये स्ट्रेटम बेसिलिस पहले से बनी हुई है वहां पे, ठीक है, टूटती नहीं है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूट जाती है। तो ये बेसिलिस क्या करता है? अपने नंबर इंक्रीज करता है और उसको किस में कन्वर्ट करने लग जाता है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस में इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये स्ट्रेटम बेसिलिस को कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के अगर अपन ये बात करें, ईस्ट्रोजन का काम क्या है? इन सीजन यूट्रस को मोटा करना, ठीक है। देखो प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन होना, प्लेसेंटा का बनना, और प्रेगनेंसी से पहले की अगर अपन बात करें तो ओवम सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना जरूरी है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी तो उस यूट्रस को मोटा और चिपचिपा करना जरूरी है। मोटा और चिपचिपा इसलिए करते हैं कि ताकि वो जब
वो जाइगोट जब ये आगे जाके डिवाइड होकर के ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। वो फ्लूइड क्या करता है, ऐसे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और अल्टीमेटली वो जो अपने पास में ब्लास्टोसिस्ट होता है वो खास करके ऊपर वाली दीवार पे जाकर के क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट हो गया। तो ये चीज पूरा का पूरा काम जो होता है इसी के साथ में अपन को समझ में आता है। इतनी बात समझ में आई। ईस्ट्रोजन के काम क्या क्या चीज हो गए। सबसे पहले अगर अपन बात करें, सेल्स का नंबर बढ़ाया, सेल्स का साइज बढ़ाया, कुल मिलाकर के एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी, और स्टेटम बेसिलिस और स्टेटम फंक्शनलिस को क्या कर देता है, एक दूसरे में कन्वर्जन। अब एक आपको खास बात बताते हैं। खास बात यह है कि जैसे कि अगर कोई फीमेल है, फीमेल के अंदर सबसे पहले के जो 5 दिन होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को गलत पढ़ते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, गलत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम मेन फेज कौन सी मानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि भाई जो जैसे ही ब्लीडिंग फेज आएगी, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होगी। उनको ऐसा लगता है स्टार्टिंग, लेकिन मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, जो पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चला था उसकी जो एंडिंग होती है, यानी जो बना है उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये चीज रहती। तो खास बात यह है कि जो ईस्ट्रोजन जो होता है वो हम ये बात करते हैं ग्रेनुलोसा सेल से बनता है। ग्रेनुलोसा सेल किसमें पाई जाती है, हमने पढ़ा था प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर हमने पढ़ा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हम देखते हैं कि ग्रेनुलोसा सेल बनने लग जाती है। तो ग्रेनुलोसा सेल बनेगी तो ईस्ट्रोजन निकलेगा। ईस्ट्रोजन निकलेगा तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इसको सेल को रिपेयर करेगा। तो यानी दूसरे दिन तक क्या होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन तीसरे दिन से ब्लीडिंग कम होने लग जाती है, क्योंकि वो टूट चुकी है। टूटने के बाद में क्या हो रहा है, उसका ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, बह रही है। लेकिन पीछे की पीछे अपन बोलते हैं कि वापस से क्या होती है, लेयर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस ईस्ट्रोजन का एक और काम होता है, ये क्या करता है, स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है ना, स्टॉप ब्लीडिंग। अब ये देखो कहीं लिखा नहीं रहता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, क्योंकि जब मेंटेन कर रहा है तो जो टूट चुका था उसको बनाने का भी काम करेगा। इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसकी अपन बात करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें, प्रोजेस्टेरोन को अपन प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन होता है उसको ये बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी है तो क्या अबॉर्शन होगा या नहीं होगा, अबॉर्शन नहीं होगा। लेकिन अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अपन ये बोलते हैं कि जो बच्चा जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ उसका क्या होता है, पार्चुरेशन हो जाता है। अर्ली पार्चुरेशन को अपन अबॉर्शन के एक तरीके से हम बोल देते हैं। तो ये अबॉर्शन को भी रोकता है, तो यानी एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। क्या इतनी बात समझ में, एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं। साथ ही साथ में ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। बना के कौन रखता है, ये मेंटेन करने का काम कौन करेगा, ये पीस। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेंटेन एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। और एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन लेके आता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल जब डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर होती है तो वो अपने अंदर सिक्रीटरी नेचर पैदा कर देती है। सिक्रीटरी नेचर का मतलब समझ से कुछ ना कुछ का क्या करेगी, सिक्रीशन। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेस एंडोमेट्रियम सिक्रीशन। सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी ये सिक्रीटरी नेचर की बना देता है उसको, नेचर। जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे अगर अपन ये बात करें तो वहां पे उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है और फ्लूइड इंक्रीज, चिपचिपा होने लग जाता है। यूट्रस जो होता है विस्कस हो जाता है। तो अपन ये बात करते हैं, यूट्रस बिकम विस्कस, विस्कस एंड थिक। थिक के साथ साथ में विस्कस भी होने लग जाता है। अब देखो क्या होता है कि अपन ये बात करते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर पेन होता है। अब वो पेन होता किस लिए, क्योंकि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो पेन होगा। जस्ट सपोज करो कि एक मेल की अपन बात करते हैं, उसको नहीं पता कि भाई यूट्रस पेन क्या चीज होता है। अब उसको हमने क्या करा कि भाई उसको बोले कि भाई तू डंबल पकड़ और इसको 1 घंटे तक तू क्या कर, ये डंबल कल करता जा करता जा करता, उसको मसल के अंदर एक बार ऐसा बर्न फील होगा। और अब उसको ऐसा करो कि भाई उसको ऐसा करो कि ये थोड़े समय के लिए करा और उसको ऐसे सोते सोते क्या करो कि वापस है तो चालू हो जाए। ठीक है ना, वापस है तो उसको फिर से पेन फील होगा। अब वो पेन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी मायोमेट्रियम जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है सब आपका कॉन्शियस नहीं, आपको नहीं पता,
हार्मोन आएगा उस समय पे वो ब्रेक होगी, टूटेगी, और उसको उसको कॉन्ट्रेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस और फंक्शनलिस है ये डेड हो चुकी है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो जब तक ये डेड लेयर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे टूट के बाहर नहीं निकलेगी। तो अब प्रोजेस्टेरोन आ गया है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम है कि इस लेयर को, मतलब जो बन रखी है उसको बचा के रखना। और ये स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस है किसकी सेल की लेयर? एंडोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम के ऊपर जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसी में दो लेयर है, अपन बोलते हैं बेसिलिस और फंक्शनलिस। अब अगर मान लो कि एंडो मायोमेट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये लेयर तो टूट जाएगी, तो इसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये क्या कर देता है? डिक्रीजेस मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। चलिए आगे, चलो अब रिलैक्सिन की बात सुनो। ठीक है, रिलैक्सिन से इस बार 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। इसके सोर्स से पूछा गया था लेकिन आंसर की में खोटा दे रखा है, किसी के अंदर कुछ दे रखा है किसी के अंदर। लेकिन आप ध्यान रखना, ओवरी और प्लेसेंटा, बाद में प्लेसेंटा से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ओवरी से भी निकलता है, दोनों से निकलता है। ऑप्शन दोनों दिखे तो दोनों टिक लगाओ, ओवरी दिखे तो ओवरी टिक लगाओ, प्लेसेंटा दिखे तो प्लेसेंटा टिक लगाओ। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या चीज है कि रिलैक्सिन के नाम से पता चलता है कि ये क्या करेगा? रिलैक्स करने का काम करेगा। अब रिलैक्स किसको करेगा? खुद को रिलैक्स थोड़ी ना करेगा। ये काम कब करता है? कि जब पार्चुरेशन होता है। अब पार्चुरेशन के समय पे आपने सुन रखा है कि बच्चे का या तो पहले पैर बाहर आता है या फिर क्या आता है? सर बाहर आता है। लेकिन पैर बाहर नहीं आना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि जब बच्चा जो होता है एक फ्लूइड के अंदर ऐसे घूमता रहता है जिसको अपन एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब बच्चा जैसे ही पूरी तरीके से डेवलप होता है, डेवलप का मतलब जैसे ही पार्चुरेशन का टाइम आता है तो उसके लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब लंग्स एक्टिवेट होंगे तो सांस लेगा, सांस लेगा तो अगर मान लो कि मुंह अंदर ही रह गया, टांगे बाहर आ गए, तो सांस लेते ही तो पानी गया नाक में, और नाक में जाने की वजह से या मुंह में जाने की वजह से उसके लंग्स में चला जाता है, और उसको एक क्या बोलते हैं कि निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चे को ज्यादातर शुरुआती जो अपने पीरियड होता है पार्चुरेशन के बाद में उसको निमोनिया जरूर होता है। मतलब मोस्ट ऑफ बच्चों को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लेते हैं? पी लेते हैं। तो ये चीज है। तो इसको मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस समझते हो? जो अपना प्यूबिक जो अपन एरिया जो होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं पेल्विक एरिया जो होता है, प्यूबिक एरिया जो होता है, उस प्यूबिक एरिया के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, ऐसे जुड़ा होता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में ऐसे क्या होता है? अपने पास में फाइब्रस जॉइंट होता है। अब इस फाइब्रस जॉइंट को क्या कर देता है? लूज कर देता है, तो इसकी ओपनिंग क्या हो जाती है? इंक्रीज। अब जब उसका सर बाहर आता है तो सर इजीली क्या हो जाता है कि वो रिलैक्स होने की वजह से इजीली बाहर आ सकता है। तो और उसको अपन क्या कर सकते हैं? ट्रैक्शन लगा करके। देखो एक चीज होती है फोर्स लगाना, फोर्स लगाने का मतलब ये होता है या तो धक्का दे दिया या तो खींच लिया, ठीक है ना। लेकिन बच्चे के केस में ऐसा नहीं चलता, आपको एक कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं ट्रैक्शन बोलते हैं, ट्रैक्शन बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, टेंशन लगा के रखो। तो बच्चा क्या होता है कि वो कांस्टेंट टेंशन लगाने की वजह से क्या होता है? धीरे 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 क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है इस तरीके से। और मदर को पेन जो होता है वो कम होता है। क्यों? उस समय हॉर्मोन्स भी अपन ये उसकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, और इसी वजह से तो बच्चा जो होता है इजीली, अगर अपन इजीली तो नहीं होता लेकिन अपने बात करते हैं कि वो उस प्यूबिक सिम्फाइसिस से बाहर आ जाता है। तो ये क्या करता है? अपने पास में रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। और कुल मिलाकर के अपन ये बात करें कि ये किसके अंदर हेल्प करता है? पार्चुरेशन के अंदर हेल्प करता है। तो हेल्प इन पार्चुरेशन। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना क्या चीज किस तरीके से चल रहा है? हार्मोन इसलिए पढ़ा है, अभी अपन हार्मोन देखेंगे तो और ये काम आ जाएंगे अपने। इतनी बात समझ में? अब अपने पास में आता है इनिबिन। ठीक है, नाम से समझ में आता है इनिबिन का मतलब होता है कम करना या फिर इनिबिट करना। तो इनिबिन का काम क्या होता है कि ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है, ये क्या करता है? इनिबिट करता है, इनिबिट रिलीज ऑफ एफएसएच। ठीक है, एफएसएच को क्या करता है? इनिबिट करता है मेनली। लेकिन कहीं कुछ कुछ बुक्स एलएच भी लिखती है, तो कहीं अगर आप एलएच पढ़ लो तो इसका मतलब ये मत सोचना कि सर ने तो बोला था एफएसएच ही करता है। कुछ बुक्स एलएच भी लिखती है, लेकिन मेनली ध्यान रखना कि एलएच के ऊपर जो इनिबिन का काम चलता नहीं है। क्योंकि एलएच एक ऐसा हार्मोन है कि जो आपके उसके अंदर अपन गैमेटोकाइनेसिस ये सब चीज नहीं कराता, वो गैमेट रिलीज कराने का भी काम करता है। क्या इतनी बात समझ में आई अपने को? तो ये कुछ अपने पास में हार्मोन है, इसको देख लो फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये हॉर्मोन्स है। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, हेडिंग लगाओ
फीडबैक मैकेनिज्म। अब पहले इसका मतलब समझ लो कि फीडबैक का मतलब होता क्या चीज है। चलो आपको एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि आपको कोई एक टीचर पढ़ाने के लिए आया, ठीक, टीचर पढ़ाने के लिए आया, आप कहीं पढ़ रहे हो। अब वहां के जो अपने बोलते हैं कि मैनेजमेंट वाले जो थे, उन्होंने आपको बोला कि ये एक फीडबैक फॉर्म है, ठीक, कि आपको ये बताना है कि उस टीचर से आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, पहली बात ये, और आप क्या चाहते हो कि उसको बढ़ावा मिले या फिर उसको रवाना मिले, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात समझ में, फीडबैक का मतलब ये हो रहा है कि जो हो रहा है उसका उल्टा, ठीक है ना, जो हो रहा है उसका उल्टा, मतलब यहां अपन बात करते हैं या तो उससे ज्यादा हो या तो उसका रिवर्स हो। अब एक चीज होती है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है ना, इसी में मैं आपको दो टर्म बता देता हूं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि चीजों को इंक्रीज करना है, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, चीजों को कम करना है, जो हो रहा है उसको कम करो, ठीक है ना। तो चीजों को अपन ये बात करते हैं डिक्रीज करना, ठीक है, और यहां पे इंक्रीज कर, इतनी बात समझ में आ गई अपने को, डिक्रीज करना और इंक्रीज करना। तो कुल मिलाकर के अपने को एक चीज ये समझनी है, जैसे मान लो कि हम ये बात करते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ये जो है, ये मान लो ओवेरी है, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस, ये इसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको इनफंडिबुलम, और ये पिट्यूटरी, ठीक। तो ये जो है पार्ट थैलेमस, ये इसको छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, और ठीक है, ये है पिट्यूटरी, ये पूरी की पूरी ग्लैंड पिट्यूटरी, और ये वाला पार्ट है एंटीरियर, और ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर, ठीक है। अब ओवरी की जब अपन ने बात करी थी तो ओवरी के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक अपन ने पढ़ा था कॉर्टेक्स और एक अपन ने पढ़ा था मेड्यूला, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल और सारी चीजें कंबाइंड ही हो रही है। क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आती है, अब अच्छा मेरे को एक चीज ये बताओ कि अपन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका पढ़ रहे हैं, जो मैं प्यूबर्टी के बाद में चालू होने वाला, या किसी प्रेगनेंसी से पहले होने वाला, या फिर लास्ट वाला मेन्यूपॉज से पहले होने वाला। देखो अब ये ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर समय, चाहे प्यूबर्टी के बाद वाला, प्रेगनेंसी से पहले वाला, प्रेगनेंसी के बाद वाला या मेन्यूपॉज वाला, सारा चीज सेम रहता है। तो कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। कार्डियक साइकिल में हम थोड़ी ना बोलते हैं, कार्डियक साइकिल के समय तो हम कुछ सवाल नहीं पूछते, या फिर हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आता कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग पूछने लग जाते हैं कि सर ये कौन सा वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बच्चे जब प्यूबर्टी वाला है, या प्रेगनेंसी से पहले वाला, प्रेगनेंसी के बाद वाला, या फिर कौन सा वाला। ये कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कोई भी कार्डियक साइकिल होता है वैसे ही। तो ओवरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुला है, ठीक है ना। तो कॉर्टेक्स रीजन में हमारे को, ठीक है, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ऐसे कुछ फॉलिकल डेवलप होती हुई दिखाई देती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब किस तरीके से डेवलप होता है उसको देखो। इस जीएनआरएच के अंदर क्या बनता है, एक सॉरी ये हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको अपन बोलते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आता है और आ करके एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करवाता है, मेनली एफएसएच को और एलएच को, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है, फॉलिकल, इसको क्या करवाएगा, स्टिमुलेट। प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हम ये बात करते हैं ये हमारे पास में प्राइमरी oocyte,
ये मान लो प्राइमरी oocyte, ये हमारे पास में प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। तो कहा जाता है कि एफएसएच क्या करता है, इसको एक स्टिमुलेट करता है या फिर एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक देता है या फिर स्टिमुलेशन देता है, सिग्नल देता है। और इस सिग्नल की वजह से, क्योंकि शुरुआत में एफएसएच जो होता है बहुत कम रिलीज होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, तो ये ऊ साइड तक पहुंच ही नहीं पाता। ऊ साइड तक नहीं पहुंच पाता तो हमने ये पढ़ी थी कि यहां पे जो एक एपिथेलियम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद में यहां से ये क्या करती है, को डिवाइड करती है और इसके आसपास में ऐसे स्ट्रोमल सेल बना देती है। ठीक है, स्ट्रोमल सेल बना दिया। अब ये जो एफएसएच है कम मात्रा के अंदर रिलीज होने की वजह से स्ट्रोमल सेल को ही मिल जाता है, मिल गया स्ट्रोमल सेल, या बहुत कम अपन ये बात करते हैं एफएसएच होता है, तो ये सारा का सारा एफएसएच कौन रिलीज एब्जॉर्ब कर लेती है, स्ट्रोमल सेल। अब ये एफएसएच मिला इसको, यहां पे एफएसएच मिला, इस एफएसएच के मिलने की वजह से हुआ ये कि यहां पे ये प्राइमरी फॉलिकल में से कुछ प्राइमरी फॉलिकल, इसका नंबर ध्यान रखना 6 से लेकर के 12, मतलब एफएसएच सबसे पहली बार जब एफएसएच आएगा तो कुछ प्राइमरी फॉलिकल क्या होगी, स्टिमुलेट होगी, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल थी, बहुत सारी स्टिमुलेट होगी। स्टिमुलेट होने की वजह से हम ये बात करते हैं कि यहां पे 1 से 2, ठीक है ना, 1 से 2 क्या बनेगी, यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। ये कौन सी है, सेकेंडरी फॉलिकल है, और अभी भी इसी को एफएसएच मिल रहा है, मिल रहा है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट था, प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte में तो कोई चेंज आया नहीं। चेंज किस में आता है, फॉलिकुलर सेल के अंदर आता है। यानी इसका मतलब समझ में आ गया हमारे को, फॉलिकुलर सेल क्या करती है, शुरुआत में एफएसएच कम होने की वजह से पानी को, आसपास के फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर करके क्या बन जाती है, फ्लैट से कॉलमनार बन जाती है, याद करो वो चीज, ठीक है। तो अंदर की तरफ अभी भी कौन पड़ा है अपने पास में, ये oocyte पड़ा है, ठीक है। और इसके आसपास में जो अपन ने सेल्स पड़ी थी उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल बोलते हैं। ऐसे मान लो कि ये ग्रेन्युलोसा सेल थी, ठीक है। अब ये ग्रेन्युलोसा सेल करती क्या है, यहां से अगर अपन ये बात करें, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन। यहां से क्या निकलेगा, अगर अपन ये बात करें, इन दोनों से ईस्ट्रोजन निकलेगा। ई का मतलब समझ गए, ईस्ट्रोजन निकला। तो ईस्ट्रोजन सबसे पहली बार कहां से आया होगा, सेकेंडरी फॉलिकल से आया। अब इसी सेकेंडरी फॉलिकल और ज्यादा ग्रो करेगी, और ज्यादा ग्रो करने के बाद में एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल, ठीक है भाई। अगर अपन बात करें तो इसका एक बनता है और यहां पे 1 से लेकर के 2। तो आप ये खुद देखो, इसका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। नंबर डिक्रीज क्यों हो रहा है, एफएसएच तो आया था, लेकिन एफएसएच आप ऐसे समझ लो कि भाई आप सारे लोग क्या हो, फॉलिकल, और मैंने ऐसे हाथ में एफएसएच लिया और ऐसे फेंक दिया। अब वो सबके पास में पहुंच जाएगा क्या, जो कैपेबल होगा उसके पास में पहुंच जाएगा, और जिसके पास में पहुंचा वो जाकर के क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मान लो कि आप किसी, वो क्या बोलते हैं ना, भागवत के अंदर गए, भागवत में ऐसे केले फेंकते हैं ना, ठीक है, संतरा फेंकते हैं, ठीक है ना, फेंकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई यार ऐसे फेंका फेंकी होती है, सिक्के फेंकते हैं लोग, ऐसे लूटने लगते हैं। हर किसी के पास में आता है, नहीं आता। लेकिन जिसके पास में अगर मान लो कैपेबिलिटी है, जिसके पास में आना है, तो वो क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो सेम ऐसे ही है, यहां से क्या करा कि भाई यहां से ऊपर वाले ने क्या करी, वैसे वरदान दिया, तथास्तु। ये तथास्तु जाकर के एफएसएच गया ओवरी के पास में से घूमते घूमते, ठीक है ना, साइकिल लेकर गया क्योंकि थोड़ा सा ही था। तो जाते जाते अब जिसके ऊपर इसने क्या करा कि भाई ऐसे आशीर्वाद दिया, वो जाकर के फुदक करके किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल में। और एफएसएच आया तो इन्हीं में से किसी एक सेकेंडरी फॉलिकल ने बोला कि मैं ले, ठीक है ना, मेरे को मिलना चाहिए। तो यहां पे एफएसएच इसको मिला तो इसने किस में कन्वर्ट कर लिया, टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल में अपन ने ये पढ़ा था कि अंदर की तरफ क्या होता है हमारे पास में, oocyte। oocyte के बाहर की तरफ हमारे पास में कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास में ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है, और यहां पे एक कैविटी बनने लग जाती है। इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अंदर की तरफ अपने पास में प्राइमरी oocyte है, ठीक। कुल मिलाकर के समझ में आया। अब देखो होता क्या है
कि यहां पे बाहर की तरफ एक लेयर और बनती है जिसको अपन बोलते हैं थीका लेयर। याद आ गया होगा, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये थीका इंटरना क्या करेगी, यहां पे ये जो इंटरना लेयर है, अगर अपन ये बात करें यहां पे ये जो है इंटरना है, ठीक है, और ये कौन सी है, ग्रेन्यूलोसा है। अब ग्रेन्यूलोसा का भी नंबर इंक्रीज हो गया, इंटरना भी बन गई, तो दोनों मिलकर के क्या करेगी, ईस्ट्रोजन रिलीज करेगी। तो और ज्यादा ईस्ट्रोजन हुआ, यहां कम ईस्ट्रोजन था, यहां पे क्या हो गया, ज्यादा ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन के ज्यादा होने की वजह से ये एक क्या भेजता है, इस हाइपोथैलेमस के पास में, ठीक है, एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, अगर अपन ये बात करें कि जो एफएसएच आ रहा है उसको कम करो, कि हमको नया फॉलिकल नहीं चाहिए, एक फॉलिकल डेवलप हो चुका है, यानी हर महीने एक फॉलिकल ही डेवलप होगा, मतलब कुल मिलाकर के ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। लेकिन अगर अपन ये बात करें कि यहां पे एफएसएच को एलएच को कम करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट हुआ, कुल मिलाकर के आप थोड़ा और डीप जाने की सोचे, ग्रेनुलोसा सेल ने एक इनिबिन रिलीज करा है जो एफएसएच को कम करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन डिमांड क्या है कि हमारे को अंदर की तरफ जो गैमेटोजेनेसिस अभी पूरा नहीं हुआ, बात समझ में आई, गैमेटोजेनेसिस क्या है, पूरा नहीं हुआ। तो अब होगा क्या, यहां पे हम ये बात करते हैं कि ब्लड के अंदर अभी भी एफएसएच प्रेजेंट है, ये इसको नेगेटिव फीडबैक भेजा। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये टर्शरी फॉलिकल जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अगर अपन ये बात करें, एक मटर के दाने की तरह क्या होता है, इसका साइज होता है। तो यहां पे इस जगह पे ठीक है भाई, यहां पे चीज ये हुई। अब देखो हुआ क्या, यहां पे अपन ये बात करते हैं कि अंदर की तरफ अभी अपन बात नहीं कर रहे, यहां पे अपन ने एक सेल पढ़ी थी क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है ना, जर्म हिल पढ़ा था, और अपन ने कुछ इस तरीके से ये ग्रेनुलोसा सेल्स पढ़ी थी, ठीक है, ये ग्रेनुलोसा सेल थी। और बाहर की तरफ अगर अपन ये बात करें, ये थीका लेयर हमारे पास में, ये थी थीका लेयर, ठीक है। अब ये थीका लेयर क्या सिक्रेट कर रही होगी, ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रही है। यहां पे ये ग्रेनुलोसा सेल जो थी यहां पे, वो क्या सिक्रेट कर रही है, ग्रेनुलोसा सेल जो है वो क्या सिक्रेट कर रही है, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का अमाउंट एक बार क्या होता है कि ऐसे साइंटिस्ट कहते हैं कि बॉडी के अंदर करीब करीब 13-14 डे पे, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है, 14th डे पे। तो ये मान लो कि हम ग्राफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन है ये करीब करीब 14th डे पे, या फिर 13 से 14 डे की अपन बात कर रहे हैं, 14th डे की अपन बात करें। तो यहां पे क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये जो ईस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, इस हाइपोथैलेमस को, ठीक है ना, ये जो बहुत ज्यादा इंक्रीजेस ईस्ट्रोजन है यहां पे, ठीक है, ईस्ट्रोजन इतना बढ़ चुका है यहां पे, ठीक है, ये ईस्ट्रोजन, इस ईस्ट्रोजन ने क्या करा, इसको एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब समझे क्या चीज हुआ, कि एफएसएच और एलएच क्या होगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहां से हम ये बात करें कि यहां से एफएसएच एंड एलएच जो होता है, ठीक है ना, एफएसएच इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, तो आप ऐसे समझो ये पॉजिटिव फीडबैक आया, ये जीएनआरएच क्या करता है, यहां आता है और इस एफएसएच को 6 से लेकर के 10 गुना, ठीक है, 10 गुना क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन ये बात करें कि ये एफएसएच की अगर अपन बात करते हैं, तो ये एफएसएच सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 2 से 3 गुना ही क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एलएच कितना बड़ा अपन के पास में, 6 से 10 फोल्ड या फिर 10 गुना बड़ा। एफएसएच जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 फोल्ड बड़ा। क्यों, क्योंकि ये ग्रेनुलोसा जो सेल थी यहां पे, जो मान लो कि ये ग्रेनुलोसा जो सेल है, इसने क्या रिलीज करा, यहां पे इनिबिन रिलीज करा। इस इनिबिन ने क्या कर दिया, इस एफएसएच को, ये जो एफएसएच जो था इसको क्या कर दिया, नेगेटिव फीडबैक या फिर अपन बोलते हैं यहां पे डिक्रीज कर दिया, यानी इंक्रीज होने ही नहीं दिया।
लेकिन जो अपने पास में एफएसएच बड़ा था, यानी 2 से 3 फोल्ड जो बड़ा था, ये एफएसएच क्या करता है, यहां पे इस एफएसएच की अगर अपन बात करें, ये 2 से 3 फोल्ड बड़ा था, ये जाता है इसके अंदर, ठीक है ना, और इसके अंदर जाने के बाद में प्राइमरी को कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी में। तो कौन सा डिवीजन कंप्लीट हो गया अपने पास में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, और बनेगी क्या हमारे पास में सेकेंडरी oocyte, और अपने पास में क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, बन गई फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी बनने के बाद में यहां पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, और हाथों हाथ ये क्या होता है कि ये जो LH होता है, ठीक है, ये LH क्या करता है, ये जाता है हमारे, मैं यहां लिख देता हूं साइड में, ये LH क्या करता है, जाता है ग्रेन्यूलोसा सेल्स के पास में एंड थीका इंटरना के पास में। और थीका इंटरना और ग्रेन्युलोसा सेल मेन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, ईस्ट्रोजन। लेकिन इनको क्या करवाता है कि यहां पे इसको बोलता है कि तुम अब ईस्ट्रोजन को छोड़ो, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करो। तो ये क्या सीक्रेट करने लग जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन, और बहुत ज्यादा। और ईस्ट्रोजन क्या हो जाता है यहां पे कम, मतलब एरो के हिसाब से देख लो आप, जो बड़ा एरो है इसका मतलब यहां पे ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ईस्ट्रोजन कम सीक्रेट हो रहा है। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको अपन बोलते हैं कोलेजिनेस, ठीक है, कोलेजिनेस करता है। अब ये कोलेजिनेस क्या करता है कि ये जो थीका एक्सटर्ना जो होती है, ठीक है, यहां पे ये अंदर वाली लेयर थीका इंटरना है, ठीक है, ये थीका एक्सटर्ना जो होती है, ठीक है, ये जो थीका एक्सटर्ना जो है ये बनी हुई है, ठीक है, एक्सटर्ना, ये बन रखी है कोलेजन फाइबर की, कोलेजन फाइबर की। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी, कोलेजन फाइबर की। तो ये एंजाइम का नाम क्या है, कोलेजनेस, किसको तोड़ेगा, कोलेजन फाइबर को। तो इसको क्या कर देगा, ये जो कोलेजनेस होगा ये क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। साथ ही साथ में ये ओवरी की जो बाहर की लेयर है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। इस एल्बुजिनिया भी किससे बनी हुई होती है, कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है, ये भी कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। इसको भी क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, कर दिया इसको भी ब्रेक। तो इन दोनों के ब्रेक करने की वजह से इसको भी क्या कर देता है, ब्रेक, रप्चर कर दिया। और अल्टीमेटली ये जो सेकेंडरी oocyte है कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये कहां पे आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ओव्यूलेशन। और कौन से दिन पे होता है, 14th डे पे। इतनी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो LH जो यहां पे इंक्रीज हुआ था, ये क्या करता है कि जो अंदर की तरफ ये फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं एंट्रम, ठीक है, ये एंट्रम। तो LH क्या करता है कि इस एंट्रम एंट्रम के ऊपर क्या करता है, इस एंट्रम का भी क्या कर देता है, जैसे यहां पे ये जो ग्रेनुलोसा सेल के साथ साथ में हम ये बात कर रहे हैं, ये एक और काम करता है, एंट्रम फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा देता है, फ्लूइड को इंक्रीज कर देता है। आप ये समझो कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर पानी भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, तो यहां पे क्या पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से इसके ऊपर ये जो लेयर है धीरे धीरे इसी एरिया से रप्चर होगी जहां पे सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट। तो ओव्यूलेशन की कहानी समझ में आई, ये पूरा का पूरा फीडबैक मैकेनिज्म और ओव्यूलेशन होता है। अब यहां पे जब के जैसे ही अपने पास में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में क्या होता है, अभी फीडबैक थोड़ा बाकी है, इसको छाप लो जब तक, ठीक है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं यहाँ पे अपने पास में, आगे देखो। तो अब इसको अपन एक ब्रीफली अगर अपन ये बात करें, शॉर्ट में देख लेते हैं कि शॉर्ट में किस तरीके से हो सकता होगा। तो हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, GnRH। किसके ऊपर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, FSH
और LH। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? ये जो अपन ने पढ़ लिया। अब इसी के साथ साथ में अगर अपन ये बात करें ओवरी की, अगर अपन बात करें तो सिर्फ और सिर्फ नाम लिखता हूं, आप स्ट्रक्चर को समझ पाना कि क्या चीज है। यहां पे बना देता हूं, ये मान लो ये ओवरी का हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास में अगर अपन ये बात करें प्राइमरी फॉलिकल होंगे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है अपने पास में? सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ईस्ट्रोजन, ठीक है। इस सेकेंडरी फॉलिकल से कौन बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। और इस टर्शरी फॉलिकल से और क्या रिलीज होगा? ईस्ट्रोजन। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सेकेंडरी और टर्शरी से ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकला। और ये मान के चलो कि ईस्ट्रोजन तो प्राइमरी से ही निकलने लग जाता है, तो प्राइमरी से मान लो, ये सेकेंडरी से और ये टर्शरी से, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी से और ये यहां से जब ईस्ट्रोजन बढ़ने लगा था तो इसने क्या करा, इस हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक भेजा। ये नेगेटिव का मतलब समझ पा रहे? ठीक है, ब्रीफ के अंदर ये समझा रहा हूं मैं। लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसने क्या करा, यहां पे इस हाइपोथैलेमस को और इस एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करा, पॉजिटिव फीडबैक भेज दिया। तो अब साइंटिस्ट ने देखा कि यार ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना भाई, पहले नेगेटिव भेज रहा है, ये तो दल बदलू निकला, ठीक है ना भाई, ठीक है, गोल्ड डिगर निकला ये तो, ठीक है, कुल मिला करके। तो इसने ऐसे कैसे एकदम से जज्बात बदल लिए इसने। तो कहा जाता है कि जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक पल्स जनरेट होती है, एक, ठीक है ना, एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि टर्शरी फॉलिकल बन चुका है, फटाफट से ग्राफियन फॉलिकल बनाओ और उसको क्या करवा दो, ओव्यूलेशन करवा दो। इतनी बात समझ में आई? इतना रीजन मेरे हिसाब से काफी है समझने के लिए। तो ये जो क्या होगा, जैसे ही ये क्या करेगा, जो हमारे पास में FSH और LH का अमाउंट क्या होगा, ठीक है ना, अगर FSH की अगर अपन बात करें ये कितना बढ़ेगा, 2 से 3, और LH की अगर अपन बात करें 6 से 10 गुना बढ़ेगा। लेकिन FSH को कम करने वाला कौन होगा, इसी ओवरी में से निकलेगा इनिबिन, और इसको क्या करेगा, आपके अपने बोलेंगे डिक्रीज करेगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? ठीक है। अब ये जो FSH यहां पे इंक्रीज हुआ है, ये सबसे पहले कहां पे जाएगा, अगर अपन ये बात करें टर्शरी फॉलिकल, और इसमें प्राइमरी oocyte का किसमें कन्वर्जन करवा देगा, प्राइमरी oocyte को किसमें कन्वर्ट करा देगा, सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। अब फिर से अपन क्या बोलेंगे कि इस oogenesis रुक जाएगा। और oogenesis को रोका क्यों गया, कि अगर मान लो कि ये FSH ही सारा काम करवा देता, ओवम बनवा देता, तो मेल की क्या जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि मेल का एग्जिस्टेंस रहे, वेरिएशन आए, होमोजाइगस चीजें नहीं बने, डेवलपमेंट मतलब वेरिएशन आए, इवोल्यूशन हो, तो इसलिए हमने FSH को बार बार रोकते जा रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज ये देखो कि जब ये इस ओवरी के अंदर न्यूट्रिशन जो है, इस टर्शरी, इस प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte को न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे, तो ये जो फॉलिकुलर सेल होती है ये क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का भी काम करती है, ताकि ये क्या करे, जिंदा रह सके वहां पे। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या चीज हुआ यहाँ पे, टर्शरी फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन बनाया, ईस्ट्रोजन बना करके गया, इसके पास में FSH और LH 2 से 3 गुना बढ़ा। LH जो होता है, अब ये LH क्या करता है, अब ये हाथों हाथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। तो इसको शॉर्ट के अंदर GF भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये LH क्या करवाएगा, इस ग्राफियन फॉलिकल के पास में जाएगा और इस ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा, ठीक है। और रप्चर करने का पूरा प्रोसेस मैंने सिखा दिया आपको। इस रप्चर होते ही बाहर की तरफ कौन आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास में ये सेकेंडरी oocyte आ जाएगा। बात समझ में आ गई, सेकेंडरी oocyte आ गया, और साथ ही साथ में ये सेकेंडरी oocyte आया, और ये ग्राफियन फॉलिकल जो था, अब यहां पे क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ था, इससे आगे जाकर के एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस
ल्यूटियम बोलते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा सा ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा। क्या अब हमारे को एक नया फॉलिकल चाहिए? अभी तो नहीं चाहिए। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है ये जाएंगे इस हाइपोथैलेमस के पास में और इस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में नेगेटिव फीडबैक देने। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? ठीक है। तो इससे पहले कॉर्पस हिमोरेजिकम बनेगा, लेकिन अपन डायरेक्टली कॉर्पस ल्यूटियम की अपन बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, ये करीब करीब हम ये बोलते हैं कि 9 दिन तक जिंदा रहेगा। ठीक है ना, 9 दिन तक क्या रहेगा, 9 डे तक स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्टेबल रहेगा। अगर स्पर्म नहीं आया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, सीएल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना। ये कॉर्पस एल्बिकेंस से प्रोजेस्टेरॉन भी कम और ईस्ट्रोजन भी कम। अब सब कुछ कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि नया साइकिल फिर से चलो। तो ये क्या करेगा, यहां से इसको और से इसको एक फिर से जो भी नेगेटिव फीडबैक आएगा उस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर देगा। तो रिमूवल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। बात समझ में आई? यानी जो उसको रोक रहा था उसको हटा दो, हटा दिया। तो अब क्या होगा कि यहां पे अपन ये बात करें, जैसे ही हटा तो हम ये बात करते हैं न्यू साइकिल स्टार्ट। अब मेरे हिसाब से आपको ब्रीफ में समझ में आ चुका होगा। आगे समझ में, लिख लो इसको। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर एक साइकिल हार्मोन पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अब देखो यहां पे अगर अपन ये बात करें कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, इसके ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मान लो कि इस प्रोसीजर में हार्मोन्स के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ तो इस साइकिल का कुछ भी हो सकता है। तो यानी हम ये बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन का टाइम, ये टाइम पीरियड जो होता है वो पहले से क्लॉक जो है भगवान ने ऊपर से, भगवान ने तो सॉरी क्या मतलब अपन ये बात करते हैं कि जब इवोल्यूशन हो रहा है सेट होकर के आई है। अब अपनी जो स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, डाइट वगैरह से क्या होता है कि ये हार्मोन के अंदर हो जाती है खराबी। ये थोड़े उच्च लेवल के हार्मोन है, देखो कहां से आ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड से आ रहे, मास्टर जी भेज रहे हैं। अब इन हार्मोन को जब आप गड़बड़ करोगे तो ये तो गड़बड़ होएगा, और ये गड़बड़ हो गया तो ये सारा गड़बड़, और गड़बड़ ही गड़बड़ ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने को क्या करना होता है कि यहाँ पे ये सारी चीजें समझनी होती है। तो यानी ये सारा का सारा हार्मोनल है। तो ये चीज अपन बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको एक ऐसे तरीके से बता देता हूं कि जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ अपन ले लेते हैं यहां पे ओवरी हार्मोन, यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन। एक तरफ अपन ले लेते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, एक तरफ लिख लो आपके ओवेरियन हार्मोन, एक तरफ लिख लो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, एक तरफ लिख लो जैसे पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, अब आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली है तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आपको याद हो चुका होगा। सबसे पहले मैं ये लिखता हूं कि अगर मान लो कि ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज है एंड प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमिक हार्मोन के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। ज्यादा है तो कम करो, कम है तो ज्यादा करो, लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ज्यादा है तो ज्यादा करो, ईस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तब एक ही कंडीशन होगी जब ईस्ट्रोजन अभी ज्यादा है। तो यहां पे ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, तो इसको क्या करो, कम करो। ठीक है भाई, हमको नया साइकिल नहीं चाहिए तो नेगेटिव फीडबैक दिया। इस नेगेटिव फीडबैक से हुआ क्या, जीएनआरएच क्या हो गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस से तो जीएनआरएच निकलता है, वो क्या हो जाएगा, कम। जीएनआरएच अगर कम हो गया तो जीएनआरएच के कम होने की वजह से यहां पे ये अपने पास में ये नेगेटिव फीडबैक इसको भेजेगा। तो एलएच एंड एफएसएच क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
तो देखो क्या है कि कुल मिलाकर के एलएच सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे काम आता है। एलएच की अगर अपन बात करें गैमेट को रिलीज कराने में, और एलएच को कम इसलिए नहीं किया जाता कि हमको सेकेंडरी oocyte को पूरा का पूरा रिलीज कराना है, आधा बीचोला नहीं छोड़ना है, अपन को पूरा का पूरा रिलीज कराना है और एक ही दिन में रिलीज कराना है और एक इंस्टेंट में रिलीज कराना है। लेकिन एफएसएच को इसलिए रोका जाता है कि एफएसएच को अगर नहीं रोकेंगे ना तो ये पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट करा देगा, और हम नहीं चाहते कि एफएसएच क्या करे, पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कराए, मेल की एग्जिस्टेंस रहे कि ताकि गैमेटोजेनेसिस उस पर डिपेंड करे ना कि खुद पे डिपेंड करे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एफएसएच और एलएच को कम करेगा। तो जैसे हमारे टीचर ने हमारे को एक बात सिखाई थी कि भाई खुश नसीब है जो जिसको मिला एफएसएच। क्या बोला? खुश नसीब है जो जिसको मिला एफएसएच जिंदगी में। तो जो भी अपने पास में फॉलिकल जिसको एफएसएच मिलता है वो खुश नसीब ही है, ठीक है ना। तो उसको अगर एफएसएच मिला है वो आगे जाकर के ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा और उसको वो मौका मिलेगा कि वो जाकर के क्या बनाए, अपने पास में क्या बना दे, अपन बोले ओवम बनाने का भी क्या कर सके, काम कर सके। तो एफएसएच इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब अपन हल्के में ले रहे हैं भाई को, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरे केस में अपन बात करते हैं। तो पहले केस में तो अपन ने ये बात कर ली कि भाई यार एफएसएच जो है, हमने एफएसएच को कम कर दिया। अब मान लो कि हमने क्या बोला कि ईस्ट्रोजन को भी कम कर दिया और प्रोजेस्टेरोन को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आप मेरे को ये बताओ कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कम, तो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक? पॉजिटिव। कम है तो बढ़ा दो, फीडबैक कर दिया। अब पॉजिटिव फीडबैक की वजह से होगा क्या, यहाँ पे जीएनआरएच बढ़ेगा कम होगा? जीएनआरएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज होने की वजह से ये किसके पास में भेजेगा फीडबैक, एक ये भेजेगा पॉजिटिव फीडबैक किसके पास में, अपने एलएच एंड एफएसएच। बढ़ेगा, लेकिन मेनली कौन बढ़ेगा, एफएसएच बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एफएसएच इंपॉर्टेंट है। देन अगर अपन ये बात करें कि हमने एक कंडीशन ली थी इसके अंदर कि ईस्ट्रोजन अगर मान लो बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो ईस्ट्रोजन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, पॉजिटिव भेजेगा नेगेटिव भेजेगा? बहुत ज्यादा, जब भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है भाई, फीडबैक। अब इसकी वजह से होगा क्या, जीएनआरएच धूम धड़ाके से ज्यादा इंक्रीज, और इसके इंक्रीज की वजह से ये भाई साहब पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, एलएच तो बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज एंड एफएसएच और इंक्रीज। और नंबर मैंने आपको बता दिया 6 से 10 गुना और 2 से 3 गुना, और इसके काम भी मैंने आपको बता दिए, ओव्यूलेशन में काम आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं ओव्यूलेशन वाले समय की। इस समय पे आपको पैरामीटर कुछ इस तरीके से हमारे को क्या मिलता है, दिखाई देता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो चाहे तो इसके नीचे लिख लो एफएसएच एलएच कितना बढ़ेगा, 6 से 10 फोल्ड बोल सकते हो, 10 गुना बोल सकते हो। और एफएसएच कितना बढ़ेगा, 2 से 3 फोल्ड। इसको कम करने वाला कौन था, इसको डिक्रीज करने वाला या फिर वो था इनिबिन, और इनिबिन ने क्या करा, इसको इनिबिट करा। क्यों करा समझ में आया? क्यों कहीं पे भी नहीं लिखा होता है, ये आपको पूरा जब कोर्स पढ़ लेते हो, और अर्थात मैं बता सकता हूं तभी आपको बताया, पूरा कहीं नहीं लिख रखा, ठीक है ना। कोई भी किताब पढ़ लो तो उसका आप जब पूरी कोर्स पढ़ते हो तो आप अपने लॉजिक से और कुछ ज्ञानी आदमी से सीख पाते हो कि एफएसएच को इतना क्यों रोक रखा है, क्योंकि पूरा गैमेटोजेनेसिस हमको नहीं करवाना इसके अंदर, ठीक है। ये चीज होती है अपने पास में हार्मोनल रेगुलेशन। हाँ चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास में हार्मोनल ये सारा सिग्नल। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि एफएसएच जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉलिकल के डेवलपमेंट कराने के लिए। नंबर उसका इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एफएसएच नहीं मिल रहा। धीरे जिसको एफएसएच मिलेगा वो बचेगा, जिसको एफएसएच नहीं मिलेगा वो नहीं बचेगा, क्योंकि एलएच तो आना ही 14th डे पे, और उसका क्या है, थोड़ा सा लात मार के चला गया। लात मार के जाने का मतलब समझे, उसने क्या करा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराया कि जाओ भाई तुम, ठीक है, तथास्तु बोल दिया और निकल गया। अब देखो यूट्रस के अंदर क्या क्या चीजें चल रही, फिर मैं जब अभी जितना हो जाएगा उतना ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर जब भी होगा तो मैं इन सबको कंसाइज करा दूंगा, और एक साथ में 3 चीजें पढ़ेंगे, पिट्यूटरी, ठीक है, ओवेरी, यूट्रस, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। और फीमेल की बॉडी के अंदर जो एक साथ में जो चेंज आ रहे हैं वो सब के सब बना करके एक ग्राफ बनवा दूंगा हार्मोन का,
हार्मोन का ग्राफ का मतलब पिट्यूटरी हार्मोन किस किस दिन पे कैसे बढ़ रहा है, ओवेरियन हार्मोन कैसे। तो वो एक ही जो स्लाइड होगी आपकी वो पूरा का पूरा कंसाइज होगी, लेकिन तब समझ में आएगा जब आपको ये सारा का सारा जो अभी ज्ञान हमने पहला है वो समझ में आएगा। ठीक, तो देखो अब यूट्रस की अपन बात करते हैं, यूट्रस कैसे काम करेगा। ठीक है, उस तरफ का नहीं बना रहा मैं, सेम ही चीज है, इसको आधा बना रहा हूँ डायग्राम इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज है। सबसे बाहर की जो लेयर है, ठीक है, ठीक है, ये सबसे बाहर की जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, उसके बाद में ये जो लेयर आती है, एक मसल लेयर आ जाती है, ये जो लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम की कहानी सुनो, क्या चीज है। एंडोमेट्रियम के अंदर जो सबसे पहली सेल लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेल्स होती है, ये एंडोमेट्रियम की है स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, जैसे ही इसको ईस्ट्रोजन मिला, ईस्ट्रोजन मिलने के बाद में ये ऐसे थिक हो गई, ये ऐसे थिक हो जाती है, और इस लेयर को अपन बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है भाई, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रखी है, ये चीज ध्यान रखना कि ईस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों पे काम करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, इस पूरी की पूरी लेयर पे काम करता है, यहां से लेकर के ये यहां तक की लेयर, और इधर अंदर की तरफ क्या करवा देता है, ये सिक्रीशन कराता है। ठीक है भाई, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, और यहां पे भी चाहे तो बना लो, ये स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक, कुछ इस तरीके का अपने पास में क्या होता है, यूट्रस के अंदर होता है। यहां पे एक बात अपन ने पढ़ी थी, इसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है,
ये जो है ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है। इस ओवरी से हम ये बोलते हैं 14th डे पे ये ऐसे ओवम बाहर निकलता है, ठीक है। ये या फिर अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ये सेकेंडरी oocyte है जिसके ऊपर लेयर है 2, ठीक है ना, कौन कौन सी, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैसे? जो LH जो होते हैं उसके रिसेप्टर जो होते हैं इस फिम्बरी पे भी होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। ये LH क्या करते हैं, इसके रिसेप्टर यहां होते हैं, इसके मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बाहर आता है और बाहर जाने के बाद में इसको अंदर पकड़ ले जाता है। ये जो एरिया जो फिम्बरी और उसके बीच में होता है इसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनल एरिया, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल एरिया बोलते हैं। तो यहां पे जो एग होता है कुछ समय के लिए यहां रहता है, कुछ समय का मतलब कुछ चंद समय के लिए यहां रहता है, और इसके मूवमेंट को क्या कर दिया जाता है, LH इंक्रीज कर देता है, और LH के इंक्रीज होने से ये यहां चला जाता है। और ये अपने पास में ओवम जो है, इसको अगर अपन बात कर ले, इसको अपन बोलते हैं एम्पुला रीजन। यहां ये क्या करता है, करीब करीब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 दिन के लिए क्या करता है, सरवाइव करता है और वेट करता है, वेट फॉर स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म का वेट सिर्फ एक ही चीज के लिए है, मियोसिस कंप्लीट करना है अपना, तो फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पर्म यही है। स्पर्म का पहले 2 इंपॉर्टेंस है, पहला वो एक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, दूसरा इसके मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कराता है। तो ज्यादा स्वार्थ किसका? जेनेटिक मटेरियल अगर फीमेल चाहती है उसको नहीं चाहिए, अगर एफएसएस ढंग से काम करता है तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन अब एक्चुअली चाहिए क्या, अगर oogenesis कंप्लीट कराना है तो स्पर्म का आना जरूरी है, क्योंकि उसमें वो सेंट्रियोल जो है वो आगे जाकर डिवीजन या फिर अपन बोलते हैं यहाँ बायोकेमिकल चेंज की वजह से डिवीजन कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली। अब एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होती है, वो 4 फेजेस को पढ़ना है, हार्मोन के लेवल को अपने सारी चीज पढ़ चुके हैं। यूट्रस में क्या हो रहा है, पहले 5 दिन के अंदर क्या होगा, जो शुरुआती फर्स्ट 5 डे मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट 1 से लेकर के 5 दिन तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होता है। अब इस मेंस्ट्रुएशन के अंदर ये जितनी भी लेयर है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये लेयर और ये लेयर, ये तीनों के तीनों क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। ये और ये क्या हो जाती है, ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद में, टूटने के बाद में, यहां पे ब्लड के थ्रू क्या कर जाती है, यहां से बाहर निकल जाती है, और उसी समय पे दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है भाई, क्लियर है बात हो। चल बाकी करते हैं अपन अगली क्लास में।